हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हम इस इस चैनल पे 11th क्लास की पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स क्लास की 11th क्लास के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें कि हमने तीन तीन चैप्टर पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, पुस्तक का नाम ही एनसीईआरटी की बुक है, इसी का हम चैप्टर 4 आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप कि आपको इससे पहले की जो अपलोडेड वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारतीय इकोनॉमिक्स यानी इंडियन इकोनॉमिक्स 11th क्लास की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आज का जो चौथा चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है निर्धनता यानी गरीबी भारत में। तो इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका आज मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि निर्धनता क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इससे कैसे बचा जा सकता है तथा निर्धनता के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम भारतीय इकोनॉमिक्स में यानी इंडियन इकोनॉमिक्स में गरीबी के कारण को पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इतनी गरीब क्यों है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत में बेसिकली ये कहते हैं कि भारत में गरीबी का रीज़न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। निर्धनता। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि निर्धनता होता क्या है, गरीबी क्या होती है। जैसे कि हमारे देश की जन पॉपुलेशन, तो सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि गरीबी होती क्या है। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारी जो जनसंख्या है लगभग अप्रोक्स 130 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 30 to 40% जनसंख्या अभी भी हमारी गरीब है। तो गरीबी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो गरीबी का जो सिंपल भाषा में आपको डेफिनेशन देता हूँ, परिभाषा देता हूँ, यह है कि वह व्यक्ति या किसी वर्ग का वह समूह जो अपने लिए जरूरी यानी आवश्यक वस्तु का इंतज़ाम नहीं कर पाता, वह गरीब है। जैसे आवश्यक वस्तु क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो वह व्यक्ति जो अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए बेसिक वस्तु का यानी आवश्यक वस्तु का इंतजाम नहीं कर पाता है, वह गरीब है। तो इसी के विषय में अभी देखिए कहा गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। संविधान सभा को संबोधित करते 1947 में नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, ज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं को नेतृत्व के उन्मूलन में उत्सव। तो जो 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने अपने पहले भाषण में ये कहा था कि ये जो हमें उपलब्धि मिली है ये तो एक मात्र हमारी सपनों का एक छोटा सा पहला कदम है, आगे हमें कितनी चुनौतियां आने वाली है उसके बारे में उन्होंने यह इस भाषण में कहा था। देखिए कि आपको जैसे दिख रहा है कि निर्धन कौन है, कौन होते हैं निर्धन, कौन है गरीब। देखिए अभी आपको मैंने बताया था
तो आपको पता चल ही गया होगा कि निर्धन कौन होते हैं। जैसे कि ये इस बुक में लिखा गया है, तो अभी मैंने आपको निर्धनता का डेफिनेशन समझा दिया था। अब यह बता दूं कि जो यह कैसे पता चला हमें कि भारत में कितने लोग निर्धन हैं तथा निर्धनता क्या है। तो हमारे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा, दादा भाई नौरोजी। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में गरीबी का यानी निर्धनता का मूल्यांकन किया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में, इस बुक में इन्होंने पूरी अवधारणा लिखी है कि भारत में किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है और किस तरह से भारतीय जनसंख्या दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर नीचे जा रही है। तो यह सबसे पहले किसने पता लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। और निर्धनता की पहचान कैसे की जाती है? तो अभी निर्धनता की पहचान का जो वैज्ञानिक तरीका है, यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना हो तो उसे निर्धनता के कारण, ये देखिए लिखा है, उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल के निर्वाह लागत का आंकलन किया था। जो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले यह दर्शाया था कि भारत में कितने लोग गरीब हैं तथा भारत में गरीबी का क्या कारण है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा का गरीबी क्या है। अब और गरीबी के कई प्रकार होते हैं, इसीलिए निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार हमें सदा निर्धन या सामान्यतः निर्धन व्यक्ति में भी भेद कर सकते हैं। कितने प्रकार की निर्धनता के भी कई कारण है। सदा निर्धन किसे? इस सामान्य निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कुछ धन भी आ जाता है और कभी ये बिल्कुल निर्धन होते हैं। तो जो निर्धनता की कैटेगरी है उसे वर्गों में बांटा गया। तो उसका जो पहला है कि सदा निर्धन वह व्यक्ति होते हैं जिनके पास जिन्हें काम मिल गया, रोजगार मिल गया, तो वो पैसे कमा लेते, तो कुछ तो धन आ जाता है उनके पास जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर लेते। लेकिन कभी किसी भी कारणवश उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह फिर से गरीब हो जाते हैं। इन्हें हम सदा निर्धन कहते हैं। इनके उदाहरण ये हो सकते हैं मौसमी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, रेहड़ी पटरी पे आपने देखा, रेहड़ी पटरी फल फ्रूट बेचने वाले, ये जो लोग हैं इस कैटेगरी में, सदा निर्धन की कैटेगरी में आते हैं। और एक है निरंतर निर्धन। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि निरंतर निर्धन वह कैटेगरी है जिसमें वह व्यक्ति सदा निर्धन ही रहता है, यानी वह काम करना तो चाहता है लेकिन उसे रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता, जिस कारण वो अपनी आजीविका की पूर्ति नहीं कर पाता, जिस कारण वो सदा ही निर्धन रहता है, यानी ये परमानेंट गरीब है। और एक है अल्पकालीन निर्धन। अल्पकालिक निर्धन कौन होते हैं? तो अल्पकालिक निर्धन वह होते हैं जो कुछ समय के लिए निर्धन होते हैं। जैसे
जब उन्हें रोज़गार मिल जाता है तो उनके पास पैसा आ जाता है, तो वह कुछ समय के लिए निर्धनता रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए वो निर्धन नहीं होते। लेकिन जैसे ही उन्हें काम नहीं मिल पाता, उनके वो पैसे ख़त्म हो जाते, वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सदा निर्धन या गैर निर्धन कहते हैं। अब देखिए, अब चाहते हैं निर्धनता रेखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही है कि निर्धनता रेखा क्या होती है। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वर्ग या कौन से लोग कितनी गरीबी के अंदर हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने एक कैटेगरी डिवाइड की जिसमें शहरों में जो लोग हैं, प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण, यह एक मौद्रिक मान है। निर्धनता रेखा ज्ञात करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध या प्रचलित विधि है जिसे हम मौद्रिक मान का निर्धारण करते हैं। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति जो गांव में रहते हैं उन्हें प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि गांव में ग्रामीण व्यक्तियों को 2400 कैलोरी से कम 2400 से कम कैलोरी मिल रही है तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को ग्रामीण है वो उसे 2400 कैलोरी मिल रही है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाता है। और इसीलिए शहरों में क्या है कि शहरों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। यदि उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिल रही है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी से कम प्राप्त हो रहा है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। और ये तो कैलोरी यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है इसके हिसाब से यह निर्धनता रेखा तय की जाती है। और एक और विधि है जो 2011-12 में आई थी, उसमें यह कहा गया गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जो 816 रुपये प्रति माह गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जो 816 रुपये प्रति माह कमाता है या उपभोग करता है वह गरीब नहीं है। कितना? 816 रुपये। और शहरों में जो यह पैसे तय किए गए हैं, जो शहरी व्यक्ति है यानी अर्बन व्यक्ति है जो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में कमाता है या उपभोग करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि गरीबी रेखा क्या है तथा गरीबों का निर्धारण किस तरह किया जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि गरीबी क्या होती है वो तो मैंने आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताया था, लेकिन जो यह है एक कैटेगरी बताई गई कि अगर इतना चीज़ किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और यदि उसे शहरों में या ग्रामीण में 816 रुपये और या शहरों में 1000 रुपये से कम वो कमा रहा है उपभोग कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो आई होप अब आपको पता चल गया वो गरीबी रेखा क्या है और तथा यह कैसे कार्य करता है। यह अर्थशास्त्रियों को सबसे फेवरेट और सबसे इम्पोर्टेंट विधि, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि हम गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो गरीबी यदि हमें अपने देश से गरीबी को दूर करना है तो इसका एक मात्र साधन है शिक्षा। हम अपने समाज में शिक्षा का प्रसार करें तथा सभी लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है
जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देता है तथा उसे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो हमें अगर अपने देश से गरीबी को दूर करना है तो हमें दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कि शिक्षा और दूसरा चिकित्सा यानी स्वास्थ्य। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। क्या? शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है और वो स्वस्थ है तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई काम करेगा तथा देश के विकास में यदि वो काम करेगा, धन अर्जित करेगा और अपने परिवार पे खर्च करेगा, जिससे उसका भी विकास होगा और हमारे देश का भी विकास होगा। देखिए, जैसे इसमें आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कार्य जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो निर्धनता के कारण क्या है? बुनियादी शिक्षा, स्वच्छ सेवा, पेयजल, स्वच्छता आदि की सुलभता वर्तमान निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होती है: बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल और स्वच्छता। अगर हम इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, या हमारी गवर्नमेंट इन शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, तो हमारा देश ऑब्वियसली अपने आप ही ग्रो करेगा तथा हमारे देश से गरीबी दूर हो जाएगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्धनता क्या है तथा निर्धनता के क्या कारण हैं और इसे किस तरह से ज्ञात किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन नहीं है। अब इससे ही आगे बढ़ते, इसी दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के क्रम पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, असहीनता, नागरिक और सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना है। जो भारत का विकास होगा वो विकास का मूल मंत्र ये देख ले, भारत का नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है उसके लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो निरक्षरता, यानी निरक्षरता को दूर हो। अस्वस्थता मतलब वो स्वस्थ हो, अस्वस्थता मतलब कि वह व्यक्ति अस्वस्थ ना हो। और संसाधनहीनता, यानी उसके पास संसाधन से हीन हो। अगर ये तीन चीज़ किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं है तो वह अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तथा उस देश का बहुत विकास होगा और वहाँ की जनता कभी भी गरीब नहीं रहेगी। तो आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि गरीबी का मात्र और मात्र यही कारण है। क्या? एक तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी और संसाधन की कमी। आप खुद सोचिए, यदि कोई हम पे संसाधन है और हम पे बहुत संसाधन है और हमारी जनसंख्या शिक्षित भी है, क्यों? तो अगर हमारी जनसंख्या शिक्षित है तो वह उस संसाधन का उचित उपयोग करके अपना भी विकास करेगी तथा देश का भी विकास करेगी, जिससे देश भी ग्रो करेगा और हमारे देश की गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसी कड़ी में 1990 में एक हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, आपने नाम सुना होगा। यह नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित है। उनकी एक थ्योरी है, सूचकांक का विकास किया है, जिसे हम सेन सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। तो कौन थे? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन 1990 के दशक में, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है। ये देखिए, जैसे कि आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यह हमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत में गरीबी है। 1973-74 में
50 थी, फिर धीरे धीरे उठते 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 2011-12 में बहुत, ये जो आपको दिखा रहा है, ये जो काली लाइन है ये है हमारी ग्रामीण, और ये जो लाल लाइन है ये है शहरी गरीबी को दर्शाता है। ये दिखा रहा है कि 1973-74 में कहाँ थे हम, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा हम 2004-05 में हमने ग्रो करा, उसके बाद 2004-05 के बाद फिर धीरे धीरे हम गिरने लगे, क्योंकि 2008 में एक आर्थिक मंदी आ गई थी जिस कारण बहुत से लोगों का रोजगार चला गया था, और भारत में तो खैर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे गिर गई थी। तो इस चार्ट से आपको पता चल रहा होगा कि भारत में गरीबी किस तरह की है और किस तरह से इसे उसे ख़त्म किया जा सकता है। भारत में निर्धनों की संख्या, भारत में कितने लोग निर्धन हैं? जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। तो व्यक्ति गणना अनुपात विधि क्या है? तो इस विधि के द्वारा हम जो भारत की जो जनसंख्या है उसके जन अनुपात के द्वारा हम यह गणना करने की कोशिश करते हैं कि भारत में कितने व्यक्ति गरीब हैं, उसे ही हम व्यक्ति गणना विधि कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए दिखाया गया है कि एक जो सांख्यिकी कार्यालय है उन्होंने एक डेटा उपस्थित करवा जिसमें यह कहा गया है कि निर्धनता की संख्या तथा जनसंख्या का में अनुपात दर्शाया गया। बस 1973-74 में 320 मिलियन लोग से अधिक लोग निर्धनता रेखा के नीचे थे। ठीक, फिर इनका एक डेटा आया 2011-12 में जिसमें यह दिखा गया कि जो जहाँ 1973-74 में 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वहीं 2011-12 में कम होकर 270 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो यह चार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका ये चार्ट। इस चार्ट में दिखाया गया है कि कौन से राज्य में कितने लोग गरीब हैं। देखिए कि जैसे कि ये लिखा हो 1973-74 और 2011-12 का ये आंकड़ा जो हमारा जो भारत का सांख्यिकी कार्यालय उसने ये डेटा प्रोवाइड करवाया है। नोट, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, बिहार के साथ झारखंड तथा मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ आंकड़े में भी शामिल हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? एक तो हमारे बिहार में है और एक हमारे बंगाल में और एक उड़ीसा में, क्योंकि यह राज्य, इन राज्यों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तथा आधे से ज़्यादा जनसंख्या अनएजुकेटेड यानी निरक्षर है, साक्षर नहीं, जिस कारण यहाँ गरीबी का मुख्य कारण यही है शिक्षा की कमी। तो आई होप इस चार्ट को देख के आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह हम गरीबी का आंकलन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिस कारण हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपना यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मैं आपके लिए एक और पार्ट 2 इसका लेके आऊँगा जिसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि आगे का टॉपिक क्या है। तो अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गरीब कौन होते हैं। तो जो वह व्यक्ति जो अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का इंतज़ाम नहीं कर पाता उसे हम गरीब कहते हैं। फिर हमने कहा कि गरीबों की पहचान कैसे की जाती है। तो गरीबों की पहचान की एक विधि है, वो यह विधि है, एक कैलोरी वाली विधि है, एक पैसे वाली विधि है। तो एक जो ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी या 2400 कैलोरी से कम व्यक्ति अगर कोई उपभोग करता है तो वह गरीब है। और यही जो डेटा है
अगर कोई शहर में रहता है तो शहर में यह लोगों के लिए 2100 कैलोरी तय की गई। यदि 2100 कैलोरी से कोई कम उपभोग करता है तो वो गरीब है। ठीक उसी तरह एक और विधि है जिसमें यह कहा गया है कि जो ग्रामीण लोग हैं प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपये कमाते हैं, 816 रुपये से कम कमाते हैं तो वह गरीब है। ठीक उसी तरह से यदि शहर का वो व्यक्ति है वो 1000 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे। तो इस तरह हमने पढ़ा कि गरीबी क्या है, गरीबी का आकलन किस तरह किया जाता है तथा भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इसका आकलन किया था। और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अपने इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।